प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है यूरोपीय वाणिज्यिक व्यापारिक कंपनियों के क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली जिस प्रकार से भारत में आए, उसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसने भी भारत के साथ अपना व्यापार और वाणिज्य प्रारंभ किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच पार्लियामेंट के चार्टर द्वारा मार्च 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुई और इस कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, नए क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा दुर्ग निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसको याद रखना, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस दिस्तमान। यानी प्रथम डच व्यक्ति कौन था जो भारत आया, तो वह था कार्नेलिस दस्तमान। डचों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ क्योंकि उस समय पुर्तगाली ही सशक्त थे, तो संघर्ष होना स्वाभाविक था। डचों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ और धीरे धीरे डचों ने भारत के सभी महत्वपूर्ण मसाला उत्पादक क्षेत्रों पर कब्जा कर पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर कर दिया। डचों ने एम्बोयना, इंडोनेशिया, मलक्का तथा सीलोन 1658 पर अधिकार कर लिया। क्योंकि आपको पता है इंडोनेशिया में भी मसाले पर्याप्त मात्रा में होते हैं। डचों ने गुजरात के कोरोमंडल समुद्र, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां खोली। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के साथ मसाले का व्यापार करना, लेकिन डचों का उद्देश्य बदल जाएगा। डचों ने मसाले के बदले भारतीय सूती वस्त्रों के रूप में भुगतान करने के उद्देश्य से भारत में अनेक व्यापारिक कोठियां खोली। यानी डचों का उद्देश्य था सूती वस्त्र का व्यापार करना, क्योंकि सूती वस्त्र का व्यापार उनके लिए ज़्यादा लाभदायक था। इनके द्वारा खोली गई कोठियों में ये ध्यान रखना कि उनकी कोठियों का क्रम कब कब स्थापित हुई। ये आपके यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो उसमें यहाँ से इनका क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन स्थापित हुई और बाद में कौन स्थापित हुई। तो इनका डेट वाइज आप लोग जरूर ध्यान रखना। इनके द्वारा खोली गई कोठियों में मूसलीपत्तनम 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री थी। इसके बाद पय्यमपल्ली, निजामपत्तनम, देवपत्तनम, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की तथा पटना, बीमलीपट्टनम, चिंसूरा, बालासोर उड़ीसा में है, कासिम बाजार, नागापट्टनम 1658 तथा कोचीन में 1663 ईस्वी प्रमुख थीं। डच लोग मुख्यतः मसाले, नील, कच्चा रेशम, सीसा, चावल तथा अफीम का व्यापार करते थे। गोलकुंडा में 1660 ईस्वी में डच ने फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्रियों में जो डच फैक्ट्री का प्रमुख होता था उसको फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर यानी जो उस पूरी कंपनी का हेड होगा उसको फैक्टर कहा जाता था। डचों ने गुजरात में समुद्रिक तटवर्ती प्रदेशों में भी डच व्यापार के विस्तार का प्रयास किया।
1618 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के साथ एक व्यापारिक संधि की और इसके बाद डचों ने भड़ौच, बम्बई, अहमदाबाद, आगरा तथा बुरहानपुर में डच फैक्ट्रियों की स्थापना की। डचों द्वारा, अब इसको भी ध्यान रखना कि डच लोग सूरत से क्या निर्यात करते थे, तो डच सूरत से मूल्यवान नीलम और भड़ौच से कपड़े का निर्यात करते थे। यानी सूरत बंदरगाह से ये लोग मूल्यवान, जो आज भी सूरत हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, हीरा कटाई केंद्र सूरत में स्थित है, तो उस समय भी मूल्यवान वस्तुओं जैसे नीलम आदि का यहाँ से निर्यात करते थे तथा भड़ौच से कपड़े का निर्यात किया जाता था। सूरत का डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की गई थी, परंतु शीघ्र ही इसे छोड़कर बालासोर में अन्य फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में डचों ने चिनसूरा में फैक्ट्री खोली। चिनसूरा में डचों ने गुस्तावस फोर्ट का निर्माण किया। यानी यहाँ पे ध्यान रखने की है कि गुस्तावस फोर्ट का निर्माण किसने किया, तो गुस्तावस फोर्ट का निर्माण डचों ने किया था। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात किए जाने वाली, अब बंगाल से क्या क्या वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। उनमें रेशम, सूती कपड़ा, सोरा और अफीम। अफीम का जावा तथा चीन को निर्यात किया जाता था। कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेश में कपड़ा व्यापार की तुलना में मालाबार प्रदेश का मसाला व्यापार कम लाभप्रद था, इसलिए डचों ने मसाला व्यापार के स्थान पर कपड़े के व्यापार को महत्व दिया और मालाबार की इन लोगों ने उपेक्षा शुरू की। प्रारंभ में मालाबार तट पर बेनगुली के बंदरगाह पर ही डचों का अधिकार था। बाद में डचों ने कोचीन तथा कन्नानूर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। भारत में डचों का प्रभुत्व उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता पर निर्भर करता था। उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध लगातार अपनी शक्ति का खुले रूप से प्रदर्शन किया और पुर्तगालियों की शक्ति को उन्होंने नष्ट किया। इनके जहाज और प्रधान, यानी पुर्तगालियों के जहाज और प्रधान व्यापारिक और नौसैनिक केंद्रों पर डचों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार डचों ने भारत में पुर्तगाली एकाधिकार को समाप्त करके अपनी शक्ति को स्थापित किया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, क्योंकि यह अधिक लाभप्रद व्यापार था। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में डचों के प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेजी सत्ता सामने आई और 18वीं सदी के प्रारंभ में डच सत्ता का पतन हो गया और उसका अंतिम पतन 1759 ईस्वी में वेंदारा के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के पश्चात हुआ। यह कहा जाता है कि 1759 में हुए वेंदारा के युद्ध ने भारत में डचों के भाग्य का अंत कर दिया। ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट आदि में पूछा गया है कि किस युद्ध ने भारत में डचों के भाग्य का अंत कर दिया, तो वेंदारा के युद्ध ने, जो कि 1759 में हुआ। यहाँ पे 4-5 चीज़ें आप लोग फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हो सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और उनकी फैक्ट्रियों का क्रम, कि भारत में प्रथम फैक्ट्री
कहाँ पर स्थापित हुई और भारत में डचों का प्रमुख उद्देश्य क्या था और डचों को किसने चुनौती दिया तथा किस युद्ध ने भारत में डचों के भाग्य का अंत कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और किन किन बंदरगाहों से किस मसाले का प्रयोग निर्यात करते थे, कहाँ से सूती वस्त्र का, कहाँ से बहुमूल्य धातुओं का या मणियों का निर्यात करते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को अवश्य याद रखना चाहिए और जो आपके एग्ज़ाम में सफल करने में सहायक होंगे। थैंक यू।